मिले टाइम्स में खुशामदीद। किसी भी नेता का मुसलमानों के बीच में आकर मुसलमानों के ज़रिए पहनाई गई टोपी को ना पहनना गलत है, या फिर जो लोग टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, जो मुसलमान नेता इस तरह की हरकत करते हैं, वो लोग गलत हैं। अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं कहूँगा कि जो लोग मुसलमानों के बीच में आकर मुसलमानों की तरफ से पहनाई गई टोपी को पहनने से इनकार कर देते हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं और मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, जो मुसलमान अपने नेता को या किसी भी नेता को मुसलमानों के बीच में आकर के टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, उनको रुमाल ओढ़ाते हैं, ये लोग गलत करते हैं। क्योंकि किसी भी नेता की पहचान इस बात से नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा सेकुलर है, मुसलमानों का खरखा है, क्योंकि वो मुसलमानों की टोपी को पहनता है, वो रुमाल ओढ़ता है, या वो कुर्ता पैजामा पहनता है, या वो मस्जिद में आ जाता है, या फिर मुसलमानों के साथ वो हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ लेता है। ये सब दिखावा है, इससे किसी नेता की पहचान नहीं होती। इन दिनों या कह लीजिए कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की, जिन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, बल्कि टोपी हाथ में लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता और मिनिस्टर जमा खान को पहना दिया। सलीम परवेज ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की थी। अब सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा है। एक तबका कह रहा है कि नीतीश कुमार ने आज वही काम किया, नीतीश कुमार ने आज वही काम किया जो पीएम मोदी ने किया था। नीतीश कुमार ने आज उसी तारीख को दोहराया है जो तारीख 2011 में नरेंद्र मोदी ने रकम की थी। साल 2011 की बात है, गुजरात में एक मजलिस थी, एक प्रोग्राम था और नरेंद्र मोदी के साथ वहां कुछ मुसलमान भी खड़े थे। अब मुसलमानों ने साल 2011 में सितंबर के महीने में नरेंद्र मोदी को स्टेज पर टोपी पहनाई और नरेंद्र मोदी ने उस टोपी को पहनने से इनकार कर दिया। बड़ा हंगामा बरपा हुआ, बड़ा एतराज़ हुआ और कहा नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया उसे मुसलमानों से नफरत है, क्योंकि उसने टोपी पहनने से इनकार कर दिया है। अब नीतीश कुमार ने भी टोपी नहीं पहनी, तो इसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि नीतीश कुमार ने भी अमली तौर पर बता दिया कि उन्हें मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, वो मुसलमानों को खुद से दूर कर रहे हैं। वो हिंदुओं के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के नज़दीक है, और मुसलमानों से नीतीश कुमार अब उसी तरह नफरत करने लगे हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं। इस तरह का बयानिया जारी है, मीडिया में भी इस तरह की बहस की जा रही है, मुसलमान भी इस तरह लिख रहे हैं, आरजेडी के लोग भी यही बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बहस की यहां पर कोई सच्चाई नहीं। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। और ये जो तकरीब है, ये जो प्रोग्राम है जहां नीतीश कुमार को टोपी पहनाया गया था, पहले उसके बारे में जान लीजिए। बिहार में मदरसा एजुकेशन बोर्ड है और बिहार का मदरसा एजुकेशन बोर्ड पूरे देश में जितने स्टेट है उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत माना जाता है। 1920 में मदरसा एजुकेशन बोर्ड की शुरुआत हुई थी और ये इदारा चल रहा था। उसके बाद 1980 में बिहार स्टेट हुकूमत ने इसको अपने अंडर में ले लिया, यानी कायम हुआ बिहार मदरसा स्टेट एजुकेशन बोर्ड। और बिहार की हुकूमत ने, और उन दिनों बिहार में कांग्रेस की हुकूमत थी, उस सरकार ने फैसला किया कि जो मदरसे के मौलाना है उनको सैलरी दी जाएगी, उनको तनख्वाह दिया जाएगा, और मुसलमानों को, मुसलमान उलमा को भी सरकार मदद करेगी। चुनांचे रिलीजियस एजुकेशन के लिए, मजहबी तालीम के लिए बिहार की उस वक्त की सरकार ने मदरसा के असातिज़ा को तनख्वाह देना शुरू किया, ग्रांट देना शुरू किया। लेकिन उन दिनों तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। 1990 में जब आरजेडी की बिहार में सरकार बनती है, तब भी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के टीचर्स की तनख्वाह 5,000 6,000 से ज़्यादा नहीं थी और एक एक साल में ये तनख्वाह मिलती थी। 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो उन्होंने बिहार में मदरसा बोर्ड के टीचर्स की तनख्वाह में इजाफा किया और लगातार उसमें इजाफा किया। इन दिनों मदरसा एजुकेशन बोर्ड के टीचर्स को शानदार सैलरी मिलती है। कुछ मदरसे ऐसे हैं या कुछ मदरसे के टीचर्स ऐसे हैं जिनकी जो सैलरीज़ है कुछ स्कूल के टीचर्स के बराबर है, यानी 40,000 से ज़्यादा ही उनकी सैलरी है। प्राइवेट मदरसों में आज भी मदरसा के टीचर्स को 10,000 12,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, या 2005 से पहले भी 5-6 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी और टाइम पर नहीं मिलती थी। तो मदरसा के टीचर्स की जो तनख्वाह बढ़ी, सिचुएशन अच्छी हुई और बहुत ज़्यादा बहाली भी हुई। मदरसा के टीचर्स
में जो असामियाँ थी, जो जगह थी, वो खाली पड़ी हुई थी। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद टीचर्स की लगातार बहाली होने लगी। कई और भी शोबों में नीतीश कुमार के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की बहाली हुई है। मुसलमानों को अलग से जॉब मिला है, जैसे उर्दू के नाम पर, उर्दू मुतरजिम के नाम पर या कुछ दूसरे नामों पर। तो बहरहाल बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की मैं बात कर रहा था। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की अहमियत इसलिए भी है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है वो स्कूल के बिल्कुल बराबर होती है, उसकी अपनी वैल्यू है। 5वीं क्लास तक की जो सर्टिफिकेट होती है और मदरसा में 5वीं क्लास की जो सर्टिफिकेट होती है उसको तहतानिया कहा जाता है। उसी तरह 8वीं क्लास को मदरसा एजुकेशन बोर्ड में वस्तानिया कहा जाता है और वो स्कूल के 8वीं के बराबर होता है। उसके बाद 9वीं और 10वीं को मदरसा एजुकेशन बोर्ड में फ़ुक़ानिया कहा जाता है और जो फ़ुक़ानिया का एग्ज़ाम देता है मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत, तो वो मैट्रिक के बराबर होता है। उसकी जो सर्टिफिकेट है वो मैट्रिक के इक्वल होती है। उसके बाद 11वीं और 12वीं जो है तो उसको मौलवी कहा जाता है, यानी जो 12वीं करता है और जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मौलवी का एग्ज़ाम देता है, ये दोनों बराबर होता है। तो 12th और मौलवी बराबर है। उसके बाद फिर आलिम फाजिल का भी है, या कह लीजिए ग्रेजुएशन करने वाले को बिहार में मदरसा बोर्ड से आलिम कहा जाता है। और जो मास्टर्स स्कूल या कॉलेजेस से करते हैं तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड में उस कोर्स करने वाले को फाजिल कहा जाता है। उसी बेस पर जॉब लगती है और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी, बाहर के इदारों में भी, और उसी डिग्री की बुनियाद पर, उसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ में बिहार के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, दाखिला मिलता है। तो एक बड़ा किरदार रहा है मदरसा एजुकेशन बोर्ड का। हालांकि इल्ज़ाम ज़रूर लगता रहा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो मदरसे हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ तालीम नहीं होती है, और इसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं बल्कि टीचर्स और असातिज़ा हैं, क्योंकि सरकार मुकम्मल तौर पर निगरानी नहीं कर पाती है। लेकिन टीचर्स तनख्वाह लेते हैं और वो पढ़ाने नहीं आते हैं, घर में बैठे बैठे सैलरी लेते हैं। कुछ मदरसों में तो ऐसा भी होता था कि हाज़िरी लग रही है और उस्ताद मदरसे से गायब है। कोई अपनी खेती कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट मदरसा में जॉब कर रहा है और सरकारी मदरसा से सैलरी भी ले रहा है। नीतीश कुमार के दौर में कुछ सख्तियाँ हुई, लेकिन अभी तक वो ईमानदारी नहीं बरती गई जितनी होनी चाहिए थी। और इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नीतीश कुमार को या सरकार को नहीं मानता, बल्कि ख़ुद उलमा को मानता हूँ, उन मौलवियों को मानता हूँ जो तनख्वाह लेते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाते। उनकी तनख्वाह सही है या नहीं है, ये फैसला भी मैं आप पर छोड़ता हूं। तो बहरहाल ये मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, 1922 में कायम हुआ था। 2020 में इसको 20 साल पूरे हो गए, माफ़ कीजिएगा 2022 में इसको 100 साल पूरे हो गए। 2022 में 100 साला जश्न मनना चाहिए था, लेकिन 2022 में 100 साला जश्न नहीं मना। तो अब जाकर 2025 में 100 साला जश्न मना है। पटना के एक बड़े ऑडिटोरियम में 100 साला जश्न का प्रोग्राम रखा गया। बिहार के जितने मदरसा बोर्ड के टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उन सबको बुलाया गया। इन दिनों सलीम परवेज़ जो जदयू के नेता हैं वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं। हालांकि अब तक रिवायत यही रही है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन उसे बनाया जाता रहा है जो कम अज़ कम आलिम रहा है, मौलाना रहा है, मदरसा से जिनका ताल्लुक़ रहा है। सिर्फ पॉलिटिकल फैमिली से या सियासत से ताल्लुक़ रखने वालों को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती रही है, क्योंकि उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब सलीम परवेज़ को, जिनका मदरसा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। बहरहाल उन्होंने 103 साल के मौका पर 100 साला जश्न मनाया। बिहार के तमाम टीचर्स को बुलाया और वहाँ नीतीश कुमार को भी बुलाया गया। नीतीश कुमार पहुँचे। नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम कराया जो आरजेडी की सरकार ने नहीं किया। हमने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई है, हमने कब्रिस्तानों के लिए ज़मीनें दी है। भागलपुर राइट हुआ, फसाद हुआ और आरजेडी की सरकार में वहाँ के जो मुसलमान विक्टिम थे, जो मजलूमीन थे, उनको इंसाफ नहीं मिल सका। हमने उनको इंसाफ देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड की हालत अच्छी नहीं थी, टीचर्स को सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। हमारे दौर में टीचर्स को अच्छी सैलरी मिली है। नीतीश कुमार ने तमाम बातें की। उसके बाद सलीम परवेज़ ने एक टोपी मंगवाया और वो टोपी उन्होंने नीतीश कुमार को पहनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने उस टोपी को अपने हाथ में लेकर जमा खान को आगे बुलाया और उन्हें पहना दिया। अब जब इस पर हंगामा हुआ कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, क्या वो मुसलमानों से नफरत करते हैं? हालांकि यही वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने साल 2013 में कहा था और नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए कहा था, 2011 के वाक़या को सामने रखते हुए, कि देश भेदभाव से नहीं चल सकता, नफरत फैलाने से नहीं चल सकता, आपको मोहब्बत करनी होगी, सबको साथ लेकर चलना होगा, आपको टोपी भी पहननी होगी। नीतीश कुमार की 2013 की तकरीर भी वायरल हुई, क्योंकि 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके
चुके थे, अब नीतीश कुमार को लोग याद दिला रहे हैं। उधर सलीम परवेज या नीतीश कुमार की पार्टी के नेता दिफा करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले भी इस तरह कई मर्तबा कर चुके हैं कि जब भी उनको कोई फूल का माला पहनाता है तो वो न पहनकर सामने वाले को पहना देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के इस रवैये को कोई इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है या इस पर कोई हंगामा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े रहे हैं। एक और वाक़या सामने हुआ कि नीतीश कुमार स्टेज पर खड़े हैं और नीचे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा का इजहार किया जाता है। नीतीश कुमार को अगर देखा जाए बिहार में तो दो तरह से आप देख सकते हैं। जहां तक मुसलमानों के डेवलपमेंट का काम है, मुसलमानों के विकास का काम है, या मदरसा की हालत को बेहतर करने का काम है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम है, या मुसलमानों को जॉब देने का काम है, तो नो डाउट कि नीतीश कुमार ने बिहार की तारीख में सबसे शानदार काम किया है। तारीखी काम किया है। या लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल रखने का मामला हो, बिहार को फसाद से बचाने का मामला हो, बजरंग दल पर कंट्रोल करने का मामला हो, पुलिस को सख्त रखने का मामला हो, तो ये भी नीतीश कुमार का 20 साल का जो दौर रहा है काबिल तारीफ रहा है। 20 साल का नीतीश कुमार का दौर बीजेपी के साथ रहा हो या आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार का जो दूसरा पहलू है वो ये कि जब मुसलमानों की आइडेंटिटी का मामला आया है, जब पार्लियामेंट में 3 तलाक का कानून पास होता है या अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला आया, तो इन तमाम मामलों पर मुसलमानों को उम्मीद नीतीश कुमार से थी कि नीतीश कुमार बीजेपी से रिश्ता ख़त्म कर लेंगे, बीजेपी का साथ नहीं देंगे और 3 तलाक के मामला में या सीए के मामला में या फिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मामला में नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार ने इन मामलों पर बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी का साथ दिया और मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ जाकर उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में वोटिंग की, तकरीर की, जिसको हमेशा मुसलमानों ने नोटिस किया है और सख्त गम और गुस्से का इजहार भी किया है। ये नीतीश कुमार का दो पहलू है। अब नीतीश कुमार की आज की जो तकरीर हुई है या मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने जो 100 साला जश्न मनाया है, आरजेडी ने इस पर सख्त तनकीद की है। आरजेडी ने कहा मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश है। जब जब मुसलमानों को ज़रूरत पड़ी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। आरजेडी के लीडर हैं और एमएलसी कारी साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 3 तलाक पर, सीए पर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसा के टीचर्स को चपरासी की तनख्वाह के बराबर सैलरी दी जाती है, मदरसा में बहाली नहीं की जा रही है। यानी नीतीश कुमार की सरकार में मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, किस तरह का बर्ताव हुआ, उन सब को कारी साहब ने तफसील के साथ बयान किया। अब सुनिए कारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। महत्वपूर्ण बातें थी। मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से अपने बिहार के लोगों को, जनता मालिक को मैं साझा करूं अपनी बातों को। आज आपको पता होगा कि फर्जी 100 साला मदरसा बोर्ड का ये जश्न मनाया जा रहा था। फर्जी, मैं फर्जी क्यों बोल रहा हूँ कि 100 साल मदरसा बोर्ड के कायम को हुए 2022 में हो चुका था। 3 साल बाद मैंने जब 102 साल का हो गया है तो 100 साल मना रहे हैं। ये कितना बड़ा बिहार के लोगों से ये एक खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को समझिए। बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये कि आखिर 2 साल पहले 2022 में 3 साल पहले जिसका 100 साल पूरा गया हो, 3 साल बाद उसको 100 साला सदसाला प्रोग्राम कह के उसको करने के बाद उसको उसके नाम पर सब लोगों को बिहार भर से बुलाया जाता है और यहाँ उसको जदयू भाजपा के सम्मेलन में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। और यही नहीं, जो पूरे बिहार के मदरसा के शिक्षकों को डरा के, धमका के कि तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम्हारे मदरसे पे जांच हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी बंद हो जाएगी। वैसे भी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, 1664 वाले, 646 वाले को उसको कहा गया कि तुम्हारा अगर तुम नहीं जाओगे तो फाइनली नहीं मिलेगा और चलोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा। 1664 मदरसे का जो मामला है उसके लिए भी लोगों को बहला फुसला करके कि आपकी मांगे जो है वो पूरी हो जाएंगी। सबको झूठ भी बोला गया कि जिन लोगों की सारी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी और जो लोग वैसे नहीं माने तो जिनकी कोई गलती नहीं है या जिनका सब कुछ ठीक ठाक है उनको धमकाया गया। तो 100 साल के नाम पर, मदरसा बोर्ड के नाम पर भाजपा जदयू का सम्मेलन किया गया, जो आपने देखा होगा। आज पूरे में हंगामा हो गया, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया क्योंकि जिनको झूठ बोल के लाया गया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, बक्सर, आरा, चारों तरफ से, नवादा, सब तरफ से बुला करके धमकाया गया, धमका करके, फुसला के, बहला के, झूठ बोल के बुलाया गया। उन लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने जबरदस्त विरोध कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री हैं
वो मदरसा बोर्ड के फर्जी सदसाला प्रोग्राम में तो आए, लेकिन एक लाइन भी मदरसा बोर्ड के उत्थान के मामले में या शिक्षकों की जो मांग है या बच्चों की जो मांग है उसके लिए एक लाइन भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ज्ञान दिया कि निकाह करके छोड़ो मत, ये ज्ञान देने गए थे वो वहाँ। तो सवाल ये है कि चूंकि वो ऐसा ज्ञान दे रहे थे, वो एक लाइन भी नहीं बोले क्योंकि आरएसएस नाराज हो जाएगा। अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा और आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण वो कैसे बोलेंगे तो उनको जो कानून बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री को ही ना धमकाने के लिए, चंद्रबाबू नायडू को ही ना धमकाने के लिए। तो सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको ये जवाब देना चाहिए, क्या फर्जी सदसाला जो प्रोग्राम बना रहे हैं, मनाया आपने, इससे पहले आपने क्यों नहीं वार्षिक इम्प्लीमेंट जो सदियों से मिल रहा था उसे तो 1/4/2013 से बंद कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने क्या बात की मुख्यमंत्री से, क्यों नहीं सरकार से बात की कि क्यों बंद कर दिया गया? 2013 तक मिल रहा था, आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी के जमाने में ये शुरू हुआ और 2013 तक मिल रहा था, उसको क्यों नहीं किया? उसके अलावा आप आ जाइए, मदरसा की शिक्षकों को मेडिकल का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको भाई? इसका सवाल कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए कि मदरसे के शिक्षकों को जो अन्य शिक्षकों के बराबर हैं तो उनको मेडिकल का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप देखिए कि 2460 कोटि के मदरसों में से तकरीबन 1646 मदरसों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बार बार जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। उनके साथ जिला में जो शिक्षा विभाग है वो उनसे मोटी रकम वसूल रहा है। वो गरीब बेचारे मजबूर मजलूम सूद ब्याज पर लेके पैसा देते हैं कि भाई मेरी नौकरी बच जाए, और झूठ का पुलिंदा बना करके उनको परेशान किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। 125 मदरसों के शिक्षकों को वेतन 2 वर्ष से बंद है, अभी तक 2 वर्ष से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। उसके लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए कि आपने सरकार से क्या बात की, क्यों नहीं पहले उसको जारी करवाया? 1128 कोटि के पुराने शिक्षकों का ईपीएफ का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए मदरसा बोर्ड ने क्या किया ये तो उनको बताना होगा कि आखिर क्यों नहीं 1138 कोटि के शिक्षक हाफिज के पद पर जो बहाल हैं उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? किसके कहने पर इस तरह का जुल्म हो रहा है कि आखिर आप उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दे रहे हो? उसके बाद 2020 से ही मदरसों की बहाली बंद है, 2019 से बल्कि मदरसे में कोई बहाली नहीं हुई है, जिसकी वजह से हजारों शिक्षकों का पद खाली है और मदरसे के बच्चों की तालीम नहीं हो रही है। उसमें साइंस का, उसमें मैथ का, ये सारे टीचर खासतौर से नहीं हैं। आखिर मदरसे के बच्चे साइंस और मैथ और तमाम बायोलॉजी सब कहाँ पढ़ने जाएंगे? उनके लिए भी बहुत सारे पद, हजारों पद खाली हैं, उनको क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? खाली उनको बहलाया जा रहा है कि कल होगा, परसों होगा, अब हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। मदरसा खोलने और चलाने का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मदरसा प्रबंधन समिति को है, जिसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा एक बिल ला करके, कानून ला करके एक थोपा गया कि हमको जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश की गई। बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं जो मुख्य बिंदु है। आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मदरसा का, वक्फ बोर्ड का, ईदगाह का, सब लोगों का की पूरी आबरू को खत्म कर रहे हैं, आप पूरी आबरू को बिल्कुल लूटा जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। यह देखिए, ये जो मदरसे हैं, मस्जिद हैं, ईदगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, ये हमारे बुजुर्गों का पवित्र अमानत है, उनको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की दीनी और तालीमी पहचान का मतलब संस्थान है ये, आप समझ रहे हैं कि उनकी दीनी और दुनियावी तालीम का ये एक संस्थान है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और इसको 100 साल के नाम पर
इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसके तमाम मकसद को बिगाड़ा जा रहा है, इसके मकासद को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मदरसा बोर्ड की जो फर्जी 100 साला समारोह है, वो अब जो दीनी बात होनी चाहिए, दीनी तालीम के बजाय वहाँ सियासी बातें हो रही हैं, सियासी रैली की जगह बना दी गई है, मदरसे को सियासी अखाड़ा बना दिया गया है इस सरकार के द्वारा, सिर्फ चंद मुट्ठी भर वोटों के लिए। अब आप बताइए, अब जदयू का ये सम्मेलन हो गया, फर्जी 100 साला प्रोग्राम को जदयू की आम सभा में तब्दील कर दिया गया। आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है जिसको मुख्यमंत्री जी पूरी शिद्दत से और उनकी पार्टी के लोग पूरी शिद्दत से लागू करते हैं और कर रहे हैं, और बड़ा बार बार बोलते भी हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय चेयरमैन साहब, जो जितने मुस्लिम रहनुमा या अपने आप को फर्जी रहनुमा जो हैं, वो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, तथा कथित रहनुमा कह लीजिए, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया। वक्फ संशोधन कानून ला के मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और खानकाहों की जमीनों पर कब्जे की राह खोली गई। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की गई। नीतीश कुमार और जदयू की भूमिका इसमें पूरी तरह से सबसे आगे है। नीतीश कुमार और आरएसएस के बीजेपी एजेंट के तौर पर खुलेआम सामने आ चुके हैं। ये कारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक और लीडर नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने हाल ही में आरजेडी को ज्वाइन किया है, और ये है मास्टर मुजाहिद। ये चंद महीना पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, जनता दल यूनाइटेड में थे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया, इस कानून को सपोर्ट कर दिया, तो इन्होंने अपनी पार्टी से अलग होने का फैसला किया। किशनगंज से इनका ताल्लुक है। बहरहाल मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तारीख है, उसकी वैल्यू है, और नीतीश कुमार के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया कि कहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के साथ अच्छा किया, कहाँ पर उन्होंने गलत किया। आप नीतीश कुमार के पूरे कैरियर को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।